नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विकास शर्मा आपका अभ्युदय क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम बैंकिंग वित्तीय प्रणाली पढ़ रहे हैं और बैंकिंग वित्तीय प्रणाली में जो हमने प्रीवियस क्लासेस कर ली हैं, आज वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके पढ़ाने का मन था। क्योंकि भैया देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पढ़ने का एक अपना चलो आनंद है, लेकिन जो वाइट बोर्ड का आनंद है उसकी तो भैया कोई सीमा ही नहीं है। तो मैंने कहा आज वाइट बोर्ड से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बैंकिंग वित्तीय प्रणाली में हम कहाँ पहुँच गए थे? क्रेडिट कार्ड। दो कार्डों के बारे में हमने देखा था, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, है ना। तो डेबिट कार्ड के बारे में भी हमने देख लिया था। क्रेडिट कार्ड के बारे में हमने क्या देखा था कि भैया क्रेडिट कार्ड दो प्रकार के हमने देखे थे। एक हमने देखा था सामान्य क्रेडिट कार्ड, जनरल क्रेडिट कार्ड। दूसरा हमने देखा था विशिष्ट क्रेडिट कार्ड, स्पेशल क्रेडिट कार्ड, है ना। और क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या हो गया? ऋण देने वाला उपकरण। क्रेडिट मतलब कि भैया कोई भी क्रेडिट कार्ड हो वो आपको लोन ही प्रोवाइड कराता है। और हम अब देखेंगे विशेष क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत हमने किसान क्रेडिट कार्ड को बहुत विस्तृत तरीके से समझ लिया था। किसको? किसान क्रेडिट कार्ड को, इसके गुण, इसके दोष, इसकी हिस्ट्री क्या रही थी और मेरे चाचा जी ने इसका कैसा दुरुपयोग करने के लिए विचार किया था। मैंने ही बोला था उनको, वो भी हमने कहानी सुनी थी। क्या है ये किसान क्रेडिट कार्ड? किसान क्रेडिट कार्ड, हिंदी में लिख लेना इसको ना। अच्छा, ये कौन सा है? LUCC। दूसरा था LUCC और तीसरा था SCC। ये CC क्या है भैया? लास्ट में ये क्रेडिट कार्ड है। सिंपल सी बात है। क्या क्रेडिट कार्ड है? LU क्या है? लघु उद्योग। क्या है मेरे प्यारे मित्रों? लघु उद्योग। और SCC से क्या है भैया? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड। पूरा लिखने की आवश्यकता है क्या? CC क्रेडिट कार्ड समझ जाना, L से लघु उद्योग क्रेडिट कार्ड और S से स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड। और हमने भैया किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में समझ लिया था विस्तृत रूप से। आज हम लघु उद्योग और स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ हमारे बैंकिंग से संबंधित जितने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आज उनको हम फिनिश कर देंगे ना। और कल जो हमारी क्लासेस रहेगी वो इससे आगे मौद्रिक नीति को लेके चलेंगे। लेकिन आप तय मान के चलना कि ये जो बैंकिंग है यही फिनिश नहीं हुआ है। फिनिश इन द सेंस जब मौद्रिक नीति हम पढ़ लेंगे तो बैंकिंग और मौद्रिक नीति को साथ में जोड़ के भी समझेंगे और कुछ नवीन डेवलपमेंट है उनको भी देख ले जाएंगे केस स्टडीज़ के माध्यम से। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है, क्या उपयोग है, क्या बनी है, कैसे बनी है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, वो सारी बातें भी देखी जाएगी। अभी एक एक करके चलते हैं और इसको करने के बाद तुम्हारे लिए क्वेश्चंस दोनों तैयार रहेंगे इवैल्यूएशन करने के लिए। आप जो प्रीवियस आपने किए होंगे बैंकिंग वित्तीय प्रणाली के हमारे जितने भी लेक्चर लिए होंगे, आप अपने अब जो मैं प्रश्न डालूंगा आपको उनके माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बड़े प्यारे प्रश्न है ना कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं परीक्षाओं में, उनसे भी आप अभिज्ञ हो जाएंगे। चलिए शुरू करें। हाँ तो दोस्तों हम देखने जा रहे हैं LUCC, लघु उद्योग क्रेडिट कार्ड। देखो, लघु उद्योग क्रेडिट कार्ड समझने से पहले इसकी हम एक बार ब्रीफ हिस्ट्री समझ लेते हैं ना कि शुरू कहाँ से हुआ था, क्या ज़रूरत पड़ी थी इसको लेके आने की, है ना। देखिए, 1 जनवरी 1995 हम सभी जानते हैं भैया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। कौन सा? विश्व व्यापार संगठन। देखो, ये विश्व व्यापार संगठन जैसा हाथी बना था ना विश्व व्यापार संगठन, देखो ये जितने भी बड़े बड़े संगठन बने थे ना उस समय, ये विकसित देशों के लिए बने थे, उन्हीं के द्वारा चलाए गए, उन्हीं के खिलौने थे। देखो, WTO बना, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन जब इनका उद्भव हुआ था उसके पीछे कारण उनका स्वयं का हित था। जब WTO बना तो भैया एक शब्द बहुत प्रचलित में आया, वो शब्द था ग्लोबलाइजेशन। क्या था? भूमंडलीकरण। क्या? भूमंडलीकरण। और जैसे WTO बना तो भारत तथा अन्य विकासशील देशों में एक शंका उत्पन्न हो गई कि भैया ये जो WTO आया है ये तो कहता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आप ओपन करो, खोलो, विदेशी जो कंपनियां उसको अपने यहाँ लाओ और तुम भी भैया हमारे देश में आके व्यापार करो। अरे भैया मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम तो इतने सक्षम हो, विकसित देश हो, तुम्हारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है, तुम्हारे पास इतनी राशि है कि तुम कहीं पर भी जाके अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हो। क्या भारत के लघु उद्योग या भारत के उद्योग इतने सक्षम है क्या? क्या उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है क्या वो आपके देश में जाके व्यापार कर सकें? तो सीधा सी बात थी कि भाई इस ग्लोबलाइजेशन का जो इनिशियली फ़ायदा मिलने वाला था वो किसको मिलने वाला था? विकसित राष्ट्रों को मिलने वाला था। देखो, ये शंकाएँ जो थी ना लघु उद्योगों की, ये कोई निर्मूल नहीं थी, है ना। बिल्कुल इनके पीछे जो रीज़न थे वो बड़े वाजिब रीज़न थे। और इसी शंका को ध्यान में रखते हुए भारत भी भैया एक्टिव हुआ और भारत ने 1995 दिसंबर 1995 में एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था आबिद हुसैन कमेटी। क्या था? आबिद हुसैन कमेटी। अच्छा, ये आबिद हुसैन कमेटी कब बनी? दिसंबर 1995 में बनी।
अच्छा, अगली इसमें क्रोनोलॉजी देखो, 1996 में साहब इनने अंतरिम सिफारिश की कि साहब एक काम करो, एक आप लघु उद्योग नीति तो बनाओ। देखो विडम्बना देखो आप अपने देश की इकनॉमी की कि भैया ऐसा सेक्टर जो आपको देश में सबसे ज़्यादा तो रोज़गार देता है और रोज़गार के साथ साथ आपको निर्यात में भी एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी देता है, ऐसे सेक्टर पे आपने ध्यान ही नहीं दे रखा। 1995 में तो आप जब बना रहे हो भैया कमेटी, जब WTO आ गया, और WTO आने के बाद जब आपने एक कमेटी बनाई तो उसने 1996 में अपनी अंतरिम सिफारिश दे दी, इंटरिम सिफारिश दी, और यहाँ आपने एक चालू रूप में एक नीति बना दी लघु उद्योग की, वो लेकिन फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, समझ गए। फिर साल आया 1997, करीबन 2 साल बाद आपने सिफारिश अपनी पेश कर दी कि भैया लघु उद्योग नीति में ये होना चाहिए, लघु उद्योग के लिए क्या आप उसका कैसे क्राइटेरिया बनाएं, उसको कैसे सेगमेंट बनाएं और किस प्रकार से लाभ दें, उसके लिए आपने सिफारिश कर दी। और 98 में जो आपने नीति बना के सरकार को सौंपी थी, सरकार ने उसको स्टडी करने के बाद 1998 में उसको क्या किया, सार्वजनिक कर दिया। 98 में क्या कर दिया, उस नीति को सार्वजनिक कर दिया। देखो ये मैंने 2001 लिखा हुआ है, वो 2001 का बड़ा अच्छा साल आया, तब जाके हमारी एक लघु उद्योग क्रेडिट कार्ड करके स्कीम आई। कौन सी स्कीम आई, लघु उद्योग क्रेडिट कार्ड की स्कीम आई। लेकिन इसके बीच में एक साल और मैं आपको बता दूं कि सन 2000 का जो साल था ना, ये भी हमारे लिए बहुत प्यारा साल रहा। किन के लिए, लघु उद्योग वालों के लिए। क्या रहा कि इस 2000 में लघु उद्योग नीति आई थी हमारे देश की। कौन सी आई थी, लघु उद्योग नीति आई थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय के थे, उन्होंने भैया लघु उद्योग नीति पेश करी थी। आज़ादी के कितने साल बाद, करीबन 50 साल बाद लघु उद्योग की नीति आ रही है। 2001 में LUCC लग करके आया अपने लघु उद्योग क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम। ये क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम क्या चालू किया था भैया, क्रेडिट कार्ड जहाँ भी आ गया ना, उसका संबंध ऋण से है। मतलब कि लघु उद्योग में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए LUCC करके कार्यक्रम चालू किया गया। कौन सा, LUCC करके कार्यक्रम चालू किया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, लघु उद्योग क्रेडिट कार्यक्रम। क्यों लाया गया था, इसलिए लाया गया था कि भैया लघु उद्योगों में ऋण के प्रवाह को बढ़ाया जाए, उनको ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे वो अपनी भैया इंफ्रास्ट्रक्चर या अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूत बना सके ना। आगे के क्रोनोलॉजी के क्रम और देखते हैं ना, मैं आपको यहीं पर बता दूं, क्या यहीं बता देता हूं। फिर आया एक और बहुत बढ़िया साल 2006। कौन सा आया, 2006 को हमारी जो संसद है, उस संसद ने एक कानून बनाया, जिस कानून को हम बोलते हैं MSMED है ना। हिंदी वाले विद्यार्थी कतई चिंता मत करना, एक एक की मैं आपको सबकी हिंदी की टर्मिनोलॉजी ट्रांसलेट करके बता दूंगा ना। MSMED एक्ट, एक बार इसको भी फुल फॉर्म देख लेते हैं, जगह बना लेता हूं बोर्ड पे आपके लिए। हमारी संसद ने सन 2006 में हमारे लघु उद्योगों के लिए एक कानून बनाया है ना, 2006 में। इसको बोलते हैं बच्चों माइक्रो, इसको बोलते हैं स्मॉल, और इसको बोलते हैं मीडियम। हिंदी वाले मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि भैया मेरे को हिंदी से प्रेम है, बताऊंगा ट्रांसलेट करके ना। राहुल तुम भी परेशान मत होना। एंटरप्राइजेज, और डी से हो गया बच्चों डेवलपमेंट। माइक्रो से क्या तात्पर्य है मेरा, सूक्ष्म उद्योग से। किससे, सूक्ष्म उद्योग से है। और स्मॉल से क्या हो गया भैया, लघु। और मध्यम हो गया मेरा मीडियम। और एंटरप्राइजेस तो हो गए भैया हमारे उद्योग हैं। और इनके विकास के लिए जो हम ये कानून लेके आए थे, ये कानून है भैया 2006 का। मतलब अब मत भूलना, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विकास कानून, हमारे सूक्ष्म लघु उद्योग के विकास के लिए 2006 में ये कानून आया। और जिसमें देखो पहले तो हमने बाइफिकेशन किया कि सूक्ष्म उद्योग किसको बोलेंगे, लघु उद्योग किसको बोलेंगे, मध्यम उद्योग किसको बोलेंगे, इस कानून के अंतर्गत बताया गया। लेकिन आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, अब जो हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना लेके आए हैं, परिकल्पना लेके आए हैं, उसके अंतर्गत ये डेफिनेशन चेंज कर दी गई। तो हम चेंज डेफिनेशन देखेंगे। पहले क्या था दोस्तों, पहले आपके विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, 2 क्षेत्रों में हमने बांट रखा है कि भैया जिसके लघु उद्योग अपना आप कोई हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं या कुछ निर्माण करते हैं, तो वो तो विनिर्माण सेक्टर में आता था। और सेवा क्षेत्र जैसे कि भैया आपकी बिजली का काम है ना, बिजली की सेवाएं देते हैं आप,
आपके पास हैं 3-4 एम्प्लॉई, या सेवा क्षेत्र में सपोज करो आप कोई छोटी मोटी गाड़ी चलाते हैं, सब सेवा क्षेत्र में आते हैं ना, टैक्सी चलाते हैं सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो भैया ये जो छोटे मोटे सारे व्यवसाय थे इनको बोला अलग करो, ये जो तुमने बांट रखे हैं ना, ये विनिर्माण अलग, सेवा अलग, सबको ख़त्म करके एक नई डेफिनेशन ला दी गई है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना। ये तो क्लियर है ना। MSMED एक्ट 2006 आज़ाद हुए 1947 में, है ना, 50 साल बाद कम से कम, है ना, 50 साल बाद। कितने खुश नसीब हैं कि भैया ऐसा सेक्टर जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है, निर्यात में सबसे ज़्यादा जिसकी भागीदारी है, जिस सेक्टर को हमें सबसे मजबूत करना चाहिए था, उस सेक्टर पे हमने भैया कानून बनाया 2006 में। ये सटायर है हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे। देखो, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग अब हम किन्हें कहेंगे उसकी परिभाषा समझ लो। मैंने क्या बोला था, 2 क्षेत्रों में बांट रखा था, किसमें, एक तो विनिर्माण में और एक सेवा में। अब क्या कर दिया, विनिर्माण और सेवा को एक कर दिया, इनका अलग अलग बाइफिकेशन खत्म कर दिया। अच्छा, विनिर्माण और सेवा को एक करने के बाद हमने 2 क्राइटेरिया पकड़े कि भैया आप 2 क्राइटेरिया के माध्यम से इनका विभाजन कर सकते हो। कैसे? एक तो हो गया बच्चों निवेश, एक हो गया टर्नओवर। समझ गए? एक हो गया निवेश, एक हो गया टर्नओवर। निवेश आप सभी जानते होंगे, अरे भैया कोई धंधा स्टार्ट किया तो जितनी पूंजी लगा के मैंने उस धंधे को स्टार्ट किया तो वो मेरा निवेश है, और उस धंधे से मैं कितना उत्पादन प्राप्त कर रहा हूँ, कितना सामान बेच रहा हूँ, वो मेरा क्या कहलाएगा, टर्नओवर कहलाएगा। समझ गए? इसको भी और मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। एक बार आप ये इनका क्राइटेरिया देख लीजिए, भैया कितने रुपए लगा के मैं जो व्यवसाय शुरू कर रहा हूँ वो किस कैटेगरी में आता है। देखो, यदि मैंने 1 करोड़ रुपए का निवेश किया, मतलब कि 1 करोड़ रुपए से कम का कोई भी मैं काम धंधा स्टार्ट करता हूँ, तो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा वो भैया माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आएगा, सूक्ष्म श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अच्छा, टर्नओवर कितना है, 5 करोड़ यदि मेरा टर्नओवर है तो मैं किस श्रेणी में आऊँगा, या तो मेरा निवेश 1 करोड़ हो या मेरा टर्नओवर 5 करोड़ हो तो मैं सूक्ष्म उद्योगों की श्रेणी में आऊँगा। अगला भैया स्मॉल में क्या है, स्मॉल में यदि मेरे प्यारे बच्चों 10 करोड़ रुपए यदि मैं निवेश करता हूँ और 50 करोड़ रुपए भैया मैं टर्नओवर दिखाता हूँ मेरा या करता हूँ, तो किस श्रेणी में आ जाऊँगा, मैं मध्यम श्रेणी में आ जाऊँगा। और यदि मुझे स्मॉल श्रेणी में आ जाऊँगा, माफ़ करना, हम आ जाएंगे भैया स्मॉल में, मतलब लघु श्रेणी में आ जाएंगे। और यदि भैया 50 करोड़ रुपए निवेश करता हूँ तो मध्यम श्रेणी में आ जाऊँगा, और टर्नओवर कितना करता हूँ, 250 करोड़ करता हूँ तो किस श्रेणी में आ जाऊँगा, मध्यम श्रेणी में आ जाऊँगा। क्लियर? सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, तो ध्यान रखना, इसको रट लेना अच्छे से, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वैसे भी चेंज हुआ है। और 2020 की जो अवधारणा ये आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना, उसके लिए डेफिनेशन और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये रीसेंट चेंजेस हैं। क्या बोला मैंने, सूक्ष्म 1 करोड़ का आपका निवेश हो या 5 करोड़ का आपका टर्नओवर हो, और लघु कौन से हो जाएंगे भैया, आपका ये हो गया 5 करोड़ का आपका निवेश हो और 50 करोड़ का आपका टर्नओवर हो, और ये भैया 50 करोड़ का आपका निवेश हो और 250 करोड़ का आपका क्या हो, टर्नओवर हो। स्पष्ट है? अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखो, अब कई बच्चों को, मेरे जैसे हमारा राहुल है, उसको पक्का ये शंका होगी, वो पूछेगा सर ये बताओ, ये 1 करोड़ तो आपने निवेश किया और 5 करोड़ टर्नओवर है, ये ज़्यादा कैसे, ये तो समझा दो। अरे भैया एक चीज़ बताओ मुझे, मैंने सपोज़ करो एक समोसे की ठेला खोला, है ना, समोसा बेचने की एक ठेली खोली, और समोसे की ठेली में मैंने क्या किया, निवेश किया, गैस चूल्हे का, सिलेंडर का, और तेल वेल लाने होंगे मुझे, और एक अपनी कढ़ाई लेनी आएगी, जैसे कढ़ाई वढ़ाई तो भैया मेरे पास ही थी। तो कुल मिला के ये मान लो कि मेरा 1500 रुपये का निवेश हुआ, और ठेली भी मेरे मित्र ने दे दी है ना, वो व्योमकेश बख्शी बनना मत कि सर 1500 रुपये में कैसे चालू कर लिया, मेरी भावनाएं समझना, 1500 रुपये में मैंने कैसे चालू कर लिया। अच्छा, 1500 रुपये का मैंने क्या किया, निवेश किया, समझ गए। अब मैंने समोसे बेचने स्टार्ट करे। अच्छा, डेली के मैं 100 समोसे बेच लेता था, आराम से बेच लेता था, चाहे भूकंप आ जाए तो भी 100 समोसे तो बेच ही लेता हूँ। और एक समोसा मेरा है भैया 5 रुपये का। कितने का है, 5 रुपये का, मतलब कितना टर्न हो गया मेरा डेली का 500 रुपये का। कितने का, 500 रुपये का। देखो 1500 रुपये लगाए, डेली के 500 रुपये कमा रहा हूँ मैं। अच्छा, 500 रुपये में से ये मान लो भैया कि मैं खर्चे वर्चे काट के 150 रुपये कमा लेता हूँ, चलो ये मान लो, लेकिन समोसा 5 रुपये का ना, तो मेरे 2-2.5 रुपये से ज़्यादा का नहीं पड़ता होगा वो। देखो 50% कमाई मान लेता हूँ मैं। वैसे इस 50% कमाई का इस टर्नओवर से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। कल को भैया देखो, मेरा तो एक दिली ख्वाहिश है, एक बढ़िया सी मैं मिठाई की दुकान खोलूँ, है ना, बढ़िया सी मिठाई की दुकान खोलूँ, बढ़िया रेस्टोरेंट खोलूँ, और गाय के शुद्ध देसी घी में भैया वहाँ पे भोजन दूँ सबको। मुझे क्या, भोजन करवा के बड़ा आनंद आता है।
तो ठीक है, 250 रुपये मैंने कमाई कर ली, इसमें कमाई का इसमें अभी कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, डेली के 500 रुपये कमा रहा हूँ तो एक महीने में कितने कमा लूँगा? एक महीने में भैया मैंने कमा लिए 30 दिन के हिसाब से 15,000 रुपये। आप बोलेंगे बड़ा अच्छा व्यवसाय है, 1500 रुपये का मैंने निवेश किया और मेरे प्यारे दोस्तों मैंने टर्नओवर कितना प्राप्त किया? 15,000 रुपये। तो समझ गए भैया आपका निवेश और टर्नओवर में क्यों डिफरेंस आएगा? निवेश और टर्नओवर में डिफरेंस आने का कारण यही है जो आपने मेरे समोसे बेच के देख लिया। समझ गए? ठीक है, इसमें कोई आपकी शंका क्यों भैया टर्नओवर ज़्यादा होता है? तो भैया सरकार ने ये कह दिया, देखो या तो आप अपना टर्नओवर बता दो, है ना, उसके अनुसार हम कर लेंगे, या आपका निवेश बता दो। अब देखो सपोज करो अब मेरी समोसे की दुकान है, मैं भैया हमारे यहाँ पे राजस्थान में तो भैया समोसे कचौरी वाले सारे करोड़पति हैं, तगड़े तगड़े करोड़पति हैं। अब भैया मेरा निवेश तो हुआ 90 लाख रुपए, क्या 90 लाख रुपए निवेश हुआ? अब जैसे समोसे बना लिए, कचौरी बना ली, इनमें ज़्यादा निवेश नहीं होता है ना, बस आपका स्वाद होना चाहिए। अब भैया 90 लाख रुपए का मेरा निवेश हुआ और उसमें मैंने कमाई कितनी कर ली? 5 करोड़ रुपए कमाई कर ली। तो मैं क्या बोलूँगा, साहब देखो 90 लाख रुपए तो मैंने लगाए हैं, इट मीन्स कि मैं लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में नहीं आता हूँ। लेकिन साहब एक बात देखो, मेरा टर्नओवर देखो, आप टर्नओवर देखो, मेरा टर्नओवर मेरा 3 करोड़ रुपए है या 1.5 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए। समझ गए? तो उन्होंने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, आपका टर्नओवर आपका बढ़िया है तो हम एक काम करते हैं आपको टर्नओवर में भी दे देते हैं। समझ गए? टर्नओवर में भी मिल जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान करो, है ना, वैसे तो आपका 1 करोड़ और 5 करोड़ में आप चाहे 100 रुपये करो चाहे 1500 रुपये करोड़ करो, लेकिन आप इस सेक्टर में आ जाओगे। लेकिन क्या हो गया, आप बता सकते हो, है ना, क्या आप बता सकते हो? अब देखो उसमें दो चक्कर पड़ते हैं ना। ये मैंने हमारे एक सीए थे, उनसे मैंने पूछा था, मैंने साहब तुम्हारी नई नई डेफिनेशन आई है, 3-4 दिन पहले की बात थी। मैंने कहा यार मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई 1 करोड़ रुपए है ना, मैंने निवेश तो कर दिए 1 करोड़ रुपए, या मैंने निवेश कर दिए 90 लाख रुपए और मैंने मेरा टर्नओवर कर दिया 5.5 करोड़ रुपए, तब क्या करोगे? उनसे मैंने यही कहा था, मैंने 90 लाख रुपए में तो भाई मैं 5 करोड़ के, मैं 10 करोड़ के समोसे बेच दूँ, है ना। तो उसका उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। वो बोले यार मैं देख एक्चुअली जो इसकी पूरी पॉलिसी आई ना वो देख के तुम्हें बता दूंगा। वैसे बोला वो तुम्हारी डिस्क्रिप्शन पे आ जाएगा कि तुम्हें किस में रहना है, सूक्ष्म में रहना है या लघु में रहना है, इस उदाहरण में जो आपने दिया है। समझ गए? बाकी भैया वो 1 करोड़ और वो 90 लाख वो सब इसी के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? स्पष्ट है? ये क्राइटेरिया याद कर लेना। आत्मनिर्भर भारत 2020 प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो परिकल्पना आई है उसके लिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एमएसएमई के लिए जो अभी नवीन परिकल्पना आई है 2020 में, आत्मनिर्भर भारत, इसको विषय ध्यान रखना। पता नहीं क्यों मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि ये जो परिकल्पना है तुम्हारे प्री में नेट अटक जाए। इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं, ऐसा लगता है मुझे कहीं तुम्हारे प्री में एक ना एक क्वेश्चन इस पर बनता हुआ ऐसा लगता है, मेरे फीलिंग आती है। दूसरा तुम्हारे मेंस में तो भैया पक्का एक क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमी में तुम्हें डालना ही डालना पड़ेगा। ये जितने भी मैं अभी तुम्हें डेटा तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा ना वो तुम्हें डालने पड़ेंगे। और एक देखना छोटा सा तुम्हारा बड़ा अच्छा सा बॉक्स बन जाएगा, आत्मनिर्भर भारत का एमएसएमई से रिलेटेड क्या योगदान रहने वाला है ना, या उन्होंने एमएसएमई के लिए कैसी कैसी नीतियाँ बनाई हैं। देखो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट कहता है कि भैया 3 लाख करोड़ रुपए भैया हम क्या दे रहे हैं, कोलेटरल फ्री लोन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कोलेटरल फ्री लोन दे रहे हैं 100%। कोलेटरल फ्री लोन क्या होता है? मतलब ये गारंटी रहित ऋण। कैसा ऋण? गारंटी रहित ऋण। सपोज करो जैसे कि सत्य प्रकाश ने मेरे से 100 रुपये उधार लिए, ठीक है, तो मैंने कहा सत्य प्रकाश तूने 3 महीने के लिए मेरे से 100 रुपये उधार लिए थे, एक काम कर 2 रुपये सैकड़े की ब्याज दर से लिए थे, तो भैया तेरे को अभी मूलधन हर महीने लौटाने की ज़रूरत नहीं है, अभी भैया पीरियड ठीक नहीं चल रहा, तू मेरे से 3 महीने बाद मुझे पैसा लौटा देना। मतलब जो तेरी किस्त स्टार्ट होने वाली थी महीने के अंत में, उसमें मूलधन जो तू मुझे देता वो अभी देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कब दे देना? 3 महीने बाद दे देना, ब्याज लेकिन लगता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? मॉरेटोरियम पीरियड होता है जिसमें आपको छूट मिल जाती है मूलधन का पैसा चुकाने के लिए। समझ गए? जो ऋण लिया उसमें मूलधन की आपको छूट रहती है कि आप मूलधन नहीं चुकाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अच्छा, इसमें एक बात और है, आप जो ये लोन लेंगे ये लोन आपको कितने वर्ष के लिए मिल जाएगा? 4 साल के लिए। इसकी सीमा क्या है भैया? 4 साल। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इन पर विशेष ध्यान रखना। सीमा कितनी है भाई? समय सीमा इसकी 4 वर्ष। पहला पॉइंट क्या था? कितने भैया पैसे दे दिए सरकार ने कोलेटरल फ्री लोन? 3 लाख करोड़ दे दिए। दूसरा सरकार ने क्या बोला भैया कि आपको हम क्या देंगे? मॉरेटोरियम पीरियड दे रहे हैं, कितना? 1 वर्ष का। कितना? 1 वर्ष का। और उसमें समय सीमा क्या दी है आपको? 4 वर्ष की दी है। स्पष्ट है ये बात? स्पष्ट है? तीसरा पॉइंट देखो, फंड ऑफ फंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
फंड ऑफ फंड्स मतलब कोष में कोष, 50 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूज़न। इन्फ्यूज़न क्या होता है बेटा, किसी चीज़ में को डालते हैं ना, उसको इन्फ्यूज़ करना बोलते हैं ना। और हम क्या इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, इक्विटी, मतलब 50 करोड़ की इक्विटी। इक्विटी कैपिटल क्या होती है भैया, मैं काम धंधा स्टार्ट करना है तो जो पूंजी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो बेसिकली इक्विटी का पार्ट कहलाता है ना, उसको इक्विटी बोलते हैं, अंश होते हैं। तो आप लेकिन इंग्लिश का शब्द ही ध्यान रखना, इक्विटी इन्फ्यूज़न। क्या, इक्विटी इन्फ्यूजन, ध्यान रखना, क्योंकि भैया वो मेंस में या प्री में जो ट्रांसलेशन करेगा ना अंग्रेजी की हिंदी की, वो चमत्कार कर देता है। 50 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन। अब ये क्या है सर, फंड्स ऑफ फंड्स। अरे भैया फंड्स ऑफ फंड्स क्या है कि जैसे विकास जी हैं, विकास जी ने बड़ा अच्छा अपना मध्यम श्रेणी का उद्योग कर रखा है, बहुत अच्छा चलता है, बड़ा लाभ में रहता हूँ। हाँ, समोसे का, जैसे कई बालक कहेंगे सर वो समोसे का आपका, हाँ मध्यम श्रेणी में पहुँच गए अपन। मध्यम श्रेणी का 50 करोड़ रुपए निवेश और 250 करोड़ रुपए टर्नओवर, ध्यान रखना। अच्छा, कुछ बच्चे व्योमकेश बख्शी बनेंगे, मैं उनको पहले ही बता दूं भैया ध्यान रखो, निर्मला सीतारमन जी ने जब घोषणा करी थी ना, तो उसकी जो सीमा थी निवेश की मध्यम की, वो 20 करोड़ रुपए करी थी, है ना। लेकिन अभी वर्तमान में जब उद्योग धंधों का प्रेशर आया तो नितिन गडकरी जी ने अभी घोषणा करी थी 5-6 दिन पूर्व ही कि साहब वो 20 करोड़ नहीं, निवेश की सीमा आपकी 50 करोड़ कर दी है। कितनी कर दी है, 50 करोड़ कर दी है। ध्यान रखना, कितनी सीमा कर दी है, 50 करोड़ कर दी है, 50 करोड़ कर दिए, जो बता दिया है जो वो सही है ना। अच्छा, फंड्स ऑफ फंड्स से मेरा क्या तात्पर्य है, जैसे कि सपोज़ करो मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है अब, लेकिन भैया कोविड-19 की वजह से मेरे धंधे में थोड़ा सा स्लैग आ गया, मतलब थोड़ी सी सेल कम हो गई, मेरे लिए थोड़ा सा विपरीत समय आ गया। तो सरकार ने क्या बोला कि आपका जो अच्छा धंधा था, जिनका भैया अच्छा बिजनेस चल रहा है, उनके लिए भी तो आपको कोई ना कोई योजना लेके आनी पड़ेगी ना। तो उन्होंने कहा कि भैया हम ऐसा करेंगे, जो धंधे बढ़िया चल रहे थे उनको सस्टेन करने के लिए, कि भैया वो और कहीं नीचे नहीं पहुंच जाए, वो कहीं नेगेटिव ग्रोथ नहीं करने लग जाए, तो उनके लिए भैया फंड्स ऑफ फंड्स लेके आए। कितने का, 50 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन करेंगे। कि मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने क्या किया, विकास जी अप्लाई किया कि साहब मुझे ना, मेरा धंधा ऐसा था और उसमें मुझे आपसे 5-7 लाख रुपए की मदद चाहिए, जिससे कि मैं अपना कवर अप कर सकूं ये जो हानि हुई है मेरे इस काल में, और मेरा धंधे में आगे प्रॉस्पेक्ट भी बढ़िया है। तो सरकार क्या करेगी, फंड्स ऑफ फंड्स के अंतर्गत वह काम धंधे, वह व्यापार जो अच्छी स्थिति में थे, उनको पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए फंड्स ऑफ फंड से आपको इक्विटी इन्फ्यूजन करना पड़ेगा। कितना करेंगे, 50 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन होगा। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, फंड्स ऑफ फंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी ऐसे ही याद करना, फंड्स ऑफ फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, है ना। अब इसको ऐसे ही लिखना है, हिंदी में भी लिखना हो तो आपको, ठीक है, फंड्स ऑफ फंड, फंड ऑफ फंड्स ऐसे ही लिखना। चौथा बिंदु देखो भैया, 200 करोड़ के लिए ग्लोबल टेंडर की अनुमति नहीं। 200 करोड़ रुपए तक का सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट होगा ना, तो सरकार ने क्या बोला कि भैया, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने बोला ये लोकल के लिए वोकल, है ना। तो उन्होंने बोला कि भैया 200 करोड़ रुपए तक के लिए कोई आपको ग्लोबल टेंडर लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि जो हमारे देश की कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है, उन्हीं को आप क्या देंगे, वरीयता देंगे 200 करोड़ से कम वाले प्रोजेक्ट में। स्पष्ट है। यदि विकास जी की कंपनी है तो भैया मैं जाऊंगा 200 करोड़ रुपए तक के लिए। कोई विदेशी कंपनी बैठ गई ना इस टेंडर के लिए, तो उनको मना कर दिया जाएगा कि भैया हम 200 करोड़ रुपए से कम वाले जितने भी टेंडर हैं वो हमारे देश की कंपनी को ही देंगे। स्पष्ट है भैया 200 करोड़ रुपए वाला टेंडर वाली बात, ठीक है। अगला देख लो, 5वां, ई मार्केट लिंकेज प्लस ट्रेड फेयर में भागीदारी। अब देखो एक अन्य सुविधाओं में ये भी दे रहे हैं इसमें कि आपको क्या करेंगे, हमारे जो लघु उद्योग हैं उनको मेरे प्यारे बच्चों ई मार्केट से जोड़ देंगे। किससे जोड़ रहे हैं, ई मार्केट से जोड़ रहे हैं, समझ गए। और ट्रेड फेयर में आपको क्या करेंगे, अब जितने भी ट्रेड फेयर लगेंगे ना, आपको लेके चलेंगे, आपको जोड़ेंगे। साहब जाओ, आप अपने वस्तुओं को वहाँ पर प्रदर्शित करो, अपना व्यापार बढ़ाओ, और नए नए आप अपने ग्राहक ढूंढो, बल्क के ग्राहक ढूंढो। वो सारे काम इस ट्रेड फेयर और ई मार्केट लिंकेजेस के माध्यम से होंगे। स्पष्ट है। अच्छा, अब एक बार पुनः मैं पॉइंट आपके साथ रिवाइज कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ एक बार कर लेना, है ना। फिर मैं अब इसको मेंस के पर्सपेक्टिव में भी कैसे लेके जाना है उसके लिए बात करूँगा। देखो भाई, 2020 आत्मनिर्भर भारत अभियान या योजना, अभियान भी आ सकती है, योजना भी आ सकती है, ठीक है। अब इसमें भैया एमएसएमई के लिए बड़े शानदार पॉइंट आए। पहला पॉइंट है 3 लाख करोड़ रुपए कोलेटरल फ्री लोन। अच्छा, अब लोन ले लिया आपने 3 लाख करोड़ रुपए का, तो उसमें 1 वर्ष का आपको क्या दे दिया, मॉरेटोरियम पीरियड दे दिया, और उसकी समय सीमा, लोन कितने वर्ष में चुकाना है आपको, 4 वर्ष में चुकाना है। तीसरी चीज़,
फंड ऑफ फंड्स में 50 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन किया गया है। मतलब कि आपकी जो अच्छे व्यवसाय करने वाले लघु उद्योग, मध्यम और सूक्ष्म वाले उद्यमी हैं, उनको हम उनके व्यवसाय को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने रुपए देंगे? 50 करोड़ देंगे। स्पष्ट है? क्लियर? अगला देखो, अगला है भैया 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए के लिए ग्लोबल टेंडर, मतलब कि मेरे देश की कंपनी को ही हम 200 करोड़ रुपए से कम वाले टेंडर देंगे, विदेशियों को नहीं देंगे। समझ गए? लोकल से वोकल। 5वां पॉइंट, ई मार्केट लिंकेज प्लस ट्रेड फेयर में भागीदारी। ये पॉइंट भी समझ में आ गया कि भैया हम हमारे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी हैं उनको हम क्या देंगे? इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि ई कॉमर्स के माध्यम से उनको मार्केट प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ ट्रेड फेयर में भागीदारी भी देंगे। अच्छा, अब मेंस के पर्सपेक्टिव से सुन लो। इसमें मैं तुम्हें कोई डेटा शेयर करना चाह रहा था कि जब भी आप एमएसएमई का क्वेश्चन स्टार्ट करें ना, तो उन जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ उनसे आप कर सकते हैं। इसको मैं रब कर दूँ, है ना, फिर ही बता दूँ, पर मैं चाह रहा था इसी में जोड़ के बताऊँ आपको। चलो इसी में जोड़ के बताता हूँ आपको। ये मैं रब कर देता हूँ ना। देखो, ये जो मैं आपसे डेटा शेयर कर रहा हूँ ना, इसको आप कहाँ लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया कि जब भी आप नोट्स बनाते हो तो भैया जो 10 से 15% वाला जो क्षेत्र आप छोड़ देते हो खाली, यहाँ पर आप ये सारी बातें लिख सकते हो जो मैं आपसे अब चर्चा करने जा रहा हूँ। देखो, पहली बात ध्यान रखो, ये जो एमएसएमई सेक्टर है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको मालूम भी तो होना चाहिए भैया इसकी ज़रूरत क्या है इतनी, है ना। एटलीस्ट 12 करोड़ लोगों को तो रोज़गार देता है ये। कितने को? 12 करोड़ लोगों को। यदि एक परिवार में एक व्यक्ति को रोज़गार मिल रहा है, उसके परिवार में यदि 3 सदस्य हैं तो 12 3 36 करोड़ लोगों को तो अकेला रोज़गार देने वाला केंद्र है ये। और अभी कल ही नितिन गडकरी जी ने एक स्टेटमेंट और दिया कि भैया हम 9 करोड़ लोगों को और इसमें रोज़गार देंगे। मतलब पोटेंशियल कितना रखता है। और हमने कब नीति बनाई थी इसकी भैया? 2006 में तो हमने एमएसएमई का एक्ट बनाया था। इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर जिसको हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, है ना। चलो आगे, पहला बिंदु ध्यान रखना, स्टार्टिंग करो तो कैसे लिखोगे? एमएसएमई का स्टार्टिंग यहीं से करना। अच्छा, अब मैं आपको 2018-19 है ना, 2018-19 की एमएसएमई की जो रिपोर्ट आई है उसके कुछ तथ्य आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ना। स्टार्ट तो आप यहीं से करना सीधे ही कि भैया एमएसएमई की उपयोगिता आप रोजगार से बताना कि 12 करोड़ देशवासियों को या 12 करोड़ रोजगार सृजन करता है एमएसएमई। समझ गए ना। अच्छा, अब दूसरा फैक्ट ध्यान रखना, 2018-19 में यदि मैं आपसे बात करूं किस सेक्टर में कितने एमएसएमई लगे हुए हैं, तो सेक्टर ध्यान कर लो। मैं आपको एक पाई चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ। यार ये तो मैं दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा है। एक, दो और ये 3, ठीक है ना। पहला देखो, पहला मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भैया विनिर्माण, अपने विनिर्माण और सेवा 2 क्षेत्र थे ना, तो ये मैंने लिख दिया विनिर्माण। ये मैंने क्या लिख दिया? वी लिख दिया। विनिर्माण में मेरे प्यारे बच्चों 31%, कितना? एमएसएमई की 31% जो यूनिट्स हैं वो विनिर्माण में स्थापित हैं। दूसरा देखो भैया, सेवा की बात कर लेता हूँ ना, जिससे आपको याद रहेगा। सेवा क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो भैया 33%, कितना? 33% जो है यूनिट कहां पर स्थापित है एमएसएमई की? सेवा क्षेत्र में स्थापित है। तीसरा और देख लो भैया, एक और, ये हो गया आपका विनिर्माण हो गया और आपका ये सेवा हो गया, और ये अपने तीसरा हो गया बच्चों व्यापार। और तीसरा सेक्टर हो गया अपना व्यापार। व्यापार में बचे हुए परसेंटेज हो गए, ये करीबन हो गए 36%। मतलब कि मैंने आपसे क्या डेटा शेयर किया कि यदि मेरे देश में एमएसएमई सेक्टर का मैं सेगमेंट देखूँ किस किस सेक्टर में कितनी यूनिट लगी हुई हैं, तो भैया विनिर्माण में कितनी लगी हुई है? 31%। सेवा में कितनी लगी है? 2% उससे ज़्यादा, 33%।
और व्यापार में कितनी यूनिट लगी हुई है, 36% यूनिट लगी हुई है आपके व्यापार के अंतर्गत। अच्छा, ये जो डेटा मैंने आपको दिया है, कौन सा डेटा शेयर किया है, 2018-19 की जो अभी रिपोर्ट आई है एमएसएमई की, उसी रिपोर्ट का ये डेटा है। समझ गए। अब जब भी बेटा तुम आंसर लिखो मेंस का और इन पॉइंटों को आप लिखो, तो इनके साथ आपको 2 चीज़ें और जोड़नी है। क्या? अच्छा सा नमक मिर्च और लगाना है। कैसे भैया? 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री जो लोन आ रहा है, ये कितने, ये 45 लाख यूनिट को फायदा करेगा। कितने यूनिट्स को फायदा करेगा? आपके एमएसएमई की 45 लाख यूनिट को फायदा करेगा। आप साथ साथ उसका फायदा भी बताते जाओ ना, भैया ये 3 लाख करोड़ रुपए जा रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा साहब? इससे 45 लाख करोड़ जो यूनिट्स हैं उनको फायदा होगा। आंसर में डालो। दूसरा, आप एक और कर सकते हैं भैया कि ये जो फंड्स ऑफ फंड है, क्या फंड ऑफ फंड्स आप डालोगे, इसमें कितने लोगों को फायदा होगा? भैया 2 लाख यूनिट को फायदा हो जाएगा इसमें। कितने? 2 लाख यूनिट को फायदा हो जाएगा इसमें। समझ गए। ये आप साथ साथ और जोड़ देना। समझ गए। अच्छा, एक बात पर का और ध्यान करो कि हाँ, ये जो अन्य सुझाव है ना, अन्य सुझाव में एक चीज़ और जोड़ लेना कि सरकार ने एक और आपको मदद दी है। देखो क्या हुआ कि कई ऐसी इंडस्ट्रीज थी एमएसएमईज में जिनकी स्थिति ठीक नहीं थी, और वो सरकार से जहाँ से भी ऋण लिया था, ऋण चुकाने में भी भैया अब असमर्थ थे। तो सरकार ने क्या किया भैया, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को एक मौका दिया कि आपको 45 दिन के बाद बकाया देना है। अभी तुरंत कोई बकाया नहीं देना, उनको 45 दिन की छूट दे दी। क्या दे दी? 45 दिन की छूट दे दी। तो भैया ई मार्केट लिंकेज, ट्रेड फेयर में भागीदारी, और तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया, 45 डेज का आपको क्या दे दिया, बकाया राशि जमा कराने की छूट दे दी। क्या दे दी? बकाया जमा कराने की आपको छूट दे दी। स्पष्ट है ये वाला पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट है। अब मैं पुनः एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूँ, इसको सुन लो। हम देख रहे थे एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना या अभियान के अंतर्गत जो हाल ही में जो प्रमुख स्टेप लिए गए उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अच्छा, उनमें पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि भैया 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री लोन 100% आपको क्या मिलेगी, लोन मिलेगा, मतलब गारंटी रहित। कितने लोगों को फ़ायदा होगा? 45 लाख को फ़ायदा होगा। अब आपने 3 लाख करोड़ का लोन लिया है तो आपको मॉरेटोरियम पीरियड कितना मिल रहा है? ये मॉरेटोरियम पीरियड, हिंदी वाले विद्यार्थी हो, मॉरेटोरियम पीरियड ही ध्यान रखना। 1 वर्ष का मॉरेटोरियम पीरियड मिलेगा। कितने का मिलेगा? 1 वर्ष का। एग्जाम में आपको 12 माह लिख दे तो चक्कर में मत पड़ जाना। 12 माह 1 वर्ष। मॉरेटोरियम पीरियड क्या हो गया? आपको मूलधन चुकाने की छूट है ना। आप 1 वर्ष तक कोई मूलधन मत चुकाइए, और ऐसा नहीं होगा मूलधन नहीं चुका रहे तो हम मूलधन पर भी आपका ब्याज जोड़ना चालू कर देंगे, है ना। कई बार होता है ना कि भैया कि मैं तो मूलधन दे ही नहीं रहा, तो बैंक क्या करती है, अरे भैया उस मूलधन पे भी तो ब्याज और लेगी जब आपने मूलधन नहीं दिया तो। लेकिन आपको मॉरेटोरियम पीरियड में क्या लाभ होता है, आपको मूलधन नहीं चुकाना, आपको बोल दिया भैया 1 वर्ष की आपको छूट दे रहे हैं हम। स्पष्ट है। समय सीमा 4 वर्ष। कितने वर्ष के लिए लोन है? 4 वर्ष के लोन है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंड ऑफ फंड्स। कितने की इक्विटी इन्फ्यूजन हो रही है भैया? 50 करोड़ रुपए की। इससे क्या तात्पर्य मेरा कि भैया जो भैया ऐसे व्यवसाय हैं जो अच्छी स्थिति में थे, जो बढ़िया चल रहे थे, उनको मदद हम किसके माध्यम से करेंगे? फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से करेंगे। ये पॉइंटों को विशेष ध्यान रखना, फील कर लो। चौथा पॉइंट, 200 करोड़ के लिए ग्लोबल टेंडर की आवश्यकता, मतलब अनुमति नहीं है कि मतलब मेरे देश की स्वदेशी कंपनी ही 200 करोड़ से कम वाले में बैठेगी और कोई नहीं बैठ सकती टेंडरिंग में। और आगे आपने अन्य कुछ सुझावों में देखा, ई मार्केट लिंकेज, ट्रेड फेयर और 45 दिन का बकाया राशि जमा कराने के लिए आपको छूट। किन के लिए? जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, जो स्ट्रेस्ड एसेट हैं, या जो कह लीजिए कि भैया वो उस स्थिति में नहीं है कि अपने बैंक का लोन चुका सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया, इसका भी विशेष ध्यान रखना, कितने कितने यूनिट किस्मर हैं। और आपको एक बेसिक डेटा ध्यान रखना कि 12 करोड़ भैया रोजगार उपलब्ध करवा रहा है एमएसएमई। स्पष्ट है। जब मैं आपसे फॉरेन सेक्टर की बात करूंगा तो उसमें एमएसएमई को एक बार और लेके आऊँगा, और आपके पास जो ये जो खाली एरिया है ना, इस एरिया में उस डेटा को यहाँ पर जोड़ लेना। ये जो खाली एरिया छुड़वाता हूँ ना मैं ये नोट्स में, उसमें यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना। तो क्या होगा, आपके एक ही पेज पर एमएसएमई का सॉलिड सा डेटा तैयार हो जाएगा। समझ गए। और जब भी भैया एमएसएमई पे आंसर आए तो लिख देना बढ़िया सा। आगे चलते हैं। चलिए 30 किस पर पहुंच गए हम?
अब हम पहुंच गए तीसरी क्रेडिट कार्ड वाली स्कीम पर। तीसरी क्रेडिट कार्ड वाली स्कीम का क्या नाम है? SCC। पहले का क्या क्या था? KCC किसान क्रेडिट कार्ड। दूसरे का क्या था? LUCC लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड स्कीम। और तीसरी स्कीम है भैया SCC मतलब कि स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड। और तीनों ही स्कीम कैसी हैं? विशिष्ट क्रेडिट कार्ड की स्कीम है। ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, एक बार इसको भी देख लो। देखो क्या है कि कई बार तुम्हारे आंसरों में विविधता लाने के लिए ये चीज़ें हैं, है ना। तो आप ऐसे डायग्राम बना के एक बार ही बता दो भैया कि एक KCC होती है, एक LUCC होती है और एक SCC होती है। एक लाइन में आपने ये और एडिशनल फैक्टर डाल दिया। अब इसको देख लेते हैं भैया। ये स्कीम जो थी 2003 में चालू हुई थी। कब हुई थी? 2003 में ये स्कीम आई थी और ये नाबार्ड के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। अब ये नाबार्ड बैंक है, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म मुझे आप अभी कमेंट बॉक्स में डाल देना। बाकी नाबार्ड के बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कैसे ऋण प्रोवाइड कराती है? सूक्ष्म ऋण प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है? माइक्रो क्रेडिट। क्या प्रोवाइड कराती है बच्चों? माइक्रो क्रेडिट। सूक्ष्म ऋण प्रोवाइड कराती है। सूक्ष्म ऋण की क्या परिभाषा मान के चलें? अरे भैया 25,000 तक के लोन प्रोवाइड कराती है। कि भैया क्या होता है कि जैसे कि कारीगर कोई समुदाय है, कोई रिक्शा चालक है, कोई बुनकर है, मछुआरे हैं, ऐसे भैया कारीगर या मतलब ऐसे हमारे काम करने वाले व्यक्ति जो बिलो पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी लाइन के आसपास के हैं, उनको आपको कैसे भैया फाइनेंशियल इंक्लूजन करना या कैसे उनको सशक्तिकरण करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छी स्कीम है ये। इसमें क्या होता है, आपको 25,000 तक का एक ऋण दे दिया जाता है, साल भर के लिए दिया जाता है। इसका सामान्यतः जो पीरियड होता है ऋण का 1 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 1 वर्ष का होता है। और ये 1 वर्ष के अंतर्गत सरकार ने ये जो स्कीम चालू करी गई थी, उसमें उनका ये विज़न और मोटो था कि कैसे भी करके वर्ष भर में ये अपने आप को और उन्नत कर पाएँ, अपने आप को और प्रोग्रेस कर पाएँ। उसी के लिए SCC स्कीम चालू करी गई थी। 25,000 तक के लोन देते थे। देखो इसमें कहीं कहीं 50,000 तक का भी दिखता है ना, पर जो साइट है MSME या SCC की गवर्नमेंट की, उसमें 25,000 ही बता रखा है ना। तो आप इसी को लेके चलना 25,000। व्योमकेश बख्शी बनने की आवश्यकता नहीं है ना। अच्छा, इसमें अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपने तीनों क्रेडिट कार्ड की स्कीम पढ़ ली है ना। कौन कौन सी पढ़ी थी? आपने पढ़ी थी KCC, आपने पढ़ी थी LUCC और तीसरी आपने अभी पढ़ ली SCC। KCC किसान क्रेडिट कार्ड, LUCC आपकी लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड और SCC हो गई आपकी भैया स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्कीम। अब ये तीनों क्रेडिट कार्ड की स्कीम आपने देखी, इसमें आपको 2 चीज़ें महसूस होंगी। क्या? पहली चीज़ कि भैया ये वित्तीय समावेशन में योगदान दे रही है। वित्तीय समावेशन से क्या तात्पर्य भैया? कि हर व्यक्ति को हम वित्त से मतलब कि उनको सशक्त करें, कैसे? ऋण दे के या उनके जीवनचर्या को ये वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लेके आए, है ना। कि ऐसा व्यक्ति जिसको काम धंधा करने के लिए पैसे नहीं मिल रहा, या उसको हम समझ दें कि भैया आपको ऋण कैसे प्राप्त करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मोटा मोटा यही ध्यान है कि भैया कि वो कितना अवेयर हो गया अपने वित्तीय अधिकारों के प्रति। समझ गए? तो भैया वित्तीय इंक्लूजन के लिए इंपॉर्टेंट योजना आती है। तो आपने एक वर्ड पकड़ लिया कि भैया वित्तीय समावेशन की कहीं पर भी आपसे कोई क्वेश्चन में बात पूछ ले तो ये आप लिख सकते हो कि हमारे देश में वित्तीय समावेशन के लिए प्रमुख रूप से KCC, LUCC और SCC स्कीम भी चल रही हैं। समझ गए? वित्तीय समावेशन। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वो आपने ज़रूर महसूस किया होगा भैया, जितने भी हमने स्कीमों की बात करी, हमने क्या देखा कि चाहे लघु उद्योग हों, चाहे आपने वो स्कीम उसकी जो रेशो तो काफ़ी बढ़ा दिया, लेकिन आप ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं तो क्या देखते हैं कि भैया काफ़ी ऐसी बड़ी संख्या है हमारे यहाँ पर काम धंधे करने वालों की जो मध्यम लेवल के इनकम ग्रुप में माने जाते हैं। तो इससे भैया क्या होगा, या SCC की स्कीम से क्या होगा, या लघु उद्यमी की स्कीम से क्या होगा, उनके वहाँ काम करने वाले जो लोग बाग हैं उनका भी तो साथ साथ सशक्तिकरण होगा। और इस सशक्तिकरण के साथ साथ जो हमारी पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा से नीचे जो हैं हमारे जो गरीब या बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उस समाज को हम ऊपर उठा पाएंगे। देखो अपलिफ्टमेंट का ये बहुत बढ़िया तरीका है। क्यों होगा? इनडायरेक्टली भैया, यदि किसी आपने लघु उद्योग को बढ़िया बना दिया तो वहाँ 2-4 आदमी तो बाहर के काम करते होंगे, उसको भी तो रेगुलर तनख्वाह मिलेगी, एक आय का साधन मिलेगा उसको। और उस नाते हमने देखा कि भैया गरीबी रेखा से नीचे जो हमारा तबका आ रहा था उसको हम उठा के ऊपर लेके आ जाएंगे, अबव पॉवर्टी लाइन में लेके आ जाएंगे। समझ गए? स्पष्ट है? SCC एक बार रिपीट कर दूं, 2003 में आई थी, नाबार्ड के द्वारा संचालित है।
सूक्ष्म ऋण देती है, माइक्रो क्रेडिट देती है, कारीगर समुदाय, रिक्शा चालक, मछुआरे आदियों को ऋण देती है। क्यों ऋण देती है? कि वर्ष भर में अपने आप को उन्नति कर पाएँ, अपने व्यवसाय को और बढ़िया कर पाएँ। 1 वर्ष के लिए लोन दिया जाता है, सामान्यतः 25,000 तक का होता है। और ये जितने भी मैंने अभी आपसे तीनों क्रेडिट स्कीम की बात करी, ये हमारे देश की वित्तीय समावेशन व गरीबी रेखा को पार करवाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। स्पष्ट है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सहकारी बैंक। दरअसल क्या हुआ मित्रों, मैंने स्टार्टिंग में जब ये वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था तो साहब हमारे भाई साहब इसको रिकॉर्ड का बटन चालू करना भूल गए थे, है ना। तो आधे पौन घंटे तक हम बोलते रहे। फिर मैंने एक बार चेक तो कर लो भैया, इसमें लाइट नहीं दिख रही है। तो मालूम पड़ा बिना बोले ही आधे पौन घंटे का क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मतलब बिना रिकॉर्ड हुई हमारी क्लास चालू थी। फिर पुनः वही सारी चीज़ बाद में रिकॉर्ड करी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब देखो हम आगे समझेंगे सहकारी बैंक के बारे में। थोड़ा सा सहकारी बैंक का मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे हमारे वाणिज्यिक बैंक हमारे देश की वित्त व्यवस्था में या फाइनेंशियल हमारे देश की व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसी तरीके से भैया ये सहकारी बैंक भी आधारभूत कार्य करती है। क्या? सहकारी बैंक भी हमारे वित्तीय क्षेत्र में देश में बड़ा आधारभूत कार्य करती है ना। लेकिन इसमें 2 फ़र्क हैं। देखो, वाणिज्यिक बैंक तो संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित होती हैं, लेकिन जो सहकारी बैंक हैं, ये सहकारी बैंक राज्य की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उनके माध्यम से स्थापित होती है ना। अब ये बेसिकली इसका बाइफिकेशन है, और इस बाइफिकेशन को एक बार अपन कल समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। एक बार आप देख लीजिएगा ये बाइफिकेशन। और इसलिए भी कि भैया इन्होंने 45 मिनट तो हमारे स्टार्टिंग में ख़राब कर दिए थे, तो इसको एक बार ये एडिटिंग भी करेंगे। कह रहे हैं साहब इसको एडिट करके भेज देता हूँ सर, तो एक बार करा देते हैं। अभी रात्रि में ये तुरंत अपन ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। अच्छा, जो भी नए विद्यार्थी हैं जो जुड़ना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो किस पे बात करेंगे? देखो, ये मार्केटिंग वाले फंडे ना, ये सीखने पड़ेंगे मेरे को, ये स्टार्टिंग में बतानी चाहिए चीज़ें। व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ ना, 8619059759। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज कर देना, मैं आपसे बिल्कुल संपर्क कर लूँगा, है ना। अच्छा, अपना टेलीग्राम ऐप है, उससे भी जुड़ जाना। टेलीग्राम ऐप का नाम थोड़ा सा डिफरेंट है ना, @प्रथम रैंक। @प्रथम रैंक। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए मैसेज मुझे कर देना। सामान्यतः मैं भैया आपको 12 घंटे के अंदर तो हर हाल में रिप्लाई कर ही देता हूँ, है ना। रात्रि के 12 घंटे मत गिनना, है ना, कि मैं भी सोचता हूँ कि यार आपको रात को फ़ोन करूँ तो ठीक नहीं रहेगा, वैसे ठीक भी नहीं रहता। तो एक बार मैंने आपको बताया था ना कि एक विद्यार्थी को मैंने कहा कि भैया 6 घंटे में हर हाल में मेरे से आपसे बात हो जाएगी व्हाट्सएप पे, है ना, क्लास के अलावा। लेकिन हुआ क्या, वो भाई ने मुझे मैसेज किया रात को 12 साढ़े 12 बजे के पास में, और सुबह ठीक 7 बजे के आसपास फ़ोन की घंटी उड़ा दी। बोला सर आपने तो बोला था कि 6 घंटे में आप रिप्लाई कर दोगे, देखो 7 बज गए। देखो, वो शैतानी की वजह से नहीं किया, वो बालक बड़ा भोला था, 12वीं पास करके ही तैयारी कर रहा था। अब मैंने कि भाई गलती हो गई, तो अगली बार से मैं क्लास में जोड़ने लग गया कि देखो भैया ये जो 6 घंटे है ना, ये 6 घंटे रात्रि के हटा देना। रात को जब भैया अंधेरा हो जाता है ना, 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक है, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होंगे 6 घंटे। बाकी आप दिन में करेंगे तो मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूँगा, कुछ ना कुछ तो अवश्य रिप्लाई करता ही हूँ भैया, ऐसा नहीं हो सकता ना। जितना मेरे में शक्ति सामर्थ्य ना, उससे भैया हम पूर्ण तरीके से ऐसी तैयारी करेंगे कि आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही बात कि यदि मैं आपकी जगह बैठा हूँ तो भैया मुझे कैसी तैयारी मिलनी चाहिए, उसी निमित्त मैं पूरा प्रयास करूँगा, उसके अलावा और कोई दिमाग में बात नहीं आती। तो ये पुराना रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना जो मैंने आपसे बताइए, और सिनॉप्सिस फॉर्म में बनाओ आप, है ना। और ये साइड में जो नोट्स बनाने पे 10-15% का जो मैं आपसे हिस्सा छुड़वाया है ना, वो आप देखना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना रिच हो जाएगा। उसमें इतने अच्छे से आप अपने फैक्ट्स डाल लोगे कि 5-6 महीने बाद आपको आनंद आ जाएगा किसी भी टॉपिक को समराइज़ करने के लिए। समझ गए? ये मैं अभी अपलोड करवा देता हूँ, और थोड़ी सी जो अनियमितता हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। मेरे को भी कतई अच्छा नहीं लगता, लेकिन भैया हमारे जयपुर में कल जो बड़ी भारी बारिश आई थी, उसके सेवा कार्य में हम लगे रहे थे। अच्छा, और आपसे एक बात और डिस्कस करना चाह रहा था कि इस सप्ताह का जो शेड्यूल है मैं आपको भेज दूँगा, कल मंडे को 12-1 बजे तक बना के भेज दूँगा। लेकिन अब मैं आपको समय नहीं दूँगा, आपको डेट बता दूँगा कि इस डेट पर हम आपको अपलोड करके दे देंगे, है ना। समय बताने का बेटा इसलिए कारण है कि मैं आपकी लाइव क्लासेस लेना तो चाह रहा हूँ,
लेकिन यूट्यूब पे लेंगे तो आप क्या लेंगे, तब यूट्यूब पे लेंगे। और ऐप इतने में और डेवलप हो जाएगी, जितना मैं सरल समझ रहा था ना मेरी ऐप को डेवलप करने में, तो वो इतना सरल है नहीं, है ना। तो उसमें जैसे कुछ डाला तो उसमें कुछ और एरर्स आ गई, अब वो सब मेरे पे छोड़ दो। आप तो जितना बताया उतना कर लेना। और शुभ रात्रि, आपकी रात अच्छे से हो, बढ़िया से रिवाइज करना, और कल सोमवार को पुनः मिलेंगे ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।